दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे। असल में आज जिस विषय पे चर्चा करना था किसी कारणवश मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल शाम में हमारे डीआरटी के जो वकील साहब हैं उनका फ़ोन आया मेरे पास, और वो बताने लगे कि देखिए सही पूछिए तो ये लोग जो नोटिसेस वगैरह सर्व किया है आपको 13(2) का या 13(b) का या विलफुल डिफ़ॉल्टर का, ये सब सही पूछिए तो गलत है, क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है। जब मामला सब जुडिस है तो ये लोग को डिसीजन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये लोग नोटिस कर रहा है लोन के लिए, असल में वो लोन ही गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे कॉग्निजेंस हुआ है, संज्ञान लिया है न्यायालय ने। न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है ना, न्यायालय सर्वे सर्वा है। तो जब न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है, इनको उसका आदर करना चाहिए, थोड़ा समय उस पर देना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास रखना चाहिए। देखिए, एक तो माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। सोचिए, बैंक के अधिकारी के ऊपर में क्रिमिनल केस, कितनी खराब बात है। कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं है, क्रिमिनल केस में बोल रहा हूं। दूसरी बात, जब ये लोग कॉग्निजेंस के खिलाफ ऊपर के सेशन कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे इनके केस को खारिज कर दिया जज साहब ने। ये मेरी दूसरी जीत थी। पहली जीत मेरी जब कॉग्निजेंस हुआ, और दूसरी जीत जब माननीय जज ने इनके अपील को खारिज किया, और तीसरी जीत तब हुई। देखिए, दो जज के बाद तीसरा जज के पास जब मामला आया, जब ये केस ट्रायल के पीरियड में आया, तो जो जज साहिबा थी वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए हैं, एकदम उनका लैंग्वेज 2 ही 3 लाइन में, लेकिन स्ट्रिक्ट है। उन्होंने लिखा है कि बहुत मौका दिया गया, अब इनको अपने चरणों पे चल के कोर्ट में हाजिर होना है, सरेंडर करना है। ये लोग भागे फिरे। 27 मार्च में कई दफ़ा बोल चुका हूँ। इसके बावजूद ये इधर से क्या कर रहे हैं, ये 13(2) का नोटिस दे रहे हैं 60 डेज वाला। इसके बाद ये विलफुल डिफ़ॉल्टर का नोटिस, जबकि मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर कहीं से नहीं हूँ, आपको जानकारी है। और जो नए मित्र जुड़े हैं उनके लिए मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। जो पटना में बाढ़ आया था सितंबर माह में, मेरे कारखाना में भी पानी आ गया था, पूरा कारखाना में बर्बादी हो गया था। एसबीआई से मेरा 32 लाख का कैश क्रेडिट लिमिट चल रहा था, और स्टेट बैंक ने ही 47 लाख का स्टॉक इंश्योर्ड करके रखा हुआ था। मैंने स्टॉक तो उससे बहुत ज़्यादा का था, क्योंकि बिजनेस मेरा आज का नहीं है ना, एक ज़माना का है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था, महंगे महंगे सर्किट्स, कंपोनेंट्स, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो बर्बादी तो बहुत हुई थी, लेकिन आप 47 लाख 47 लाख का जब इन सब इंश्योर्ड है, उससे ऊपर का आप क्लेम नहीं कर सकते थे। गंदगी वैसे ही, बीमारी हो गया, डेंगू हो गया घर में बच्चों को। देखिए, जब हमने क्लेम दिया तो हुआ क्या, जब दिल्ली से सर्वेयर आए, और सर्वेयर क्या बोले कि 47 लाख का क्लेम है, आपको 5 लाख इसमें देना होगा। सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस हम लोग क्यों कराते हैं? इसी घूस के लिए। मैंने देने से इनकार कर दिया। मेरे काफ़ी मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, वो कहे कि भाई साहब 100 में से 99 आदमी पैसा देता, आप भी अगर 5 लाख दे देते तो आपके हाथ में आज 42 लाख होता ना, आपका काम बंद नहीं होता। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। जो गलत है मैं अपना जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन गलत है तो उसकी सुधार करूंगा, बिल्कुल सुधार करूंगा। मैं कभी भी सिफारिश में बिल्कुल ना किसी का लेता हूं ना पसंद करता हूं। 2 चीज देखिए, सरकार में बहुत करीबी मंत्री हैं, मतलब उनका छोटा भाई बहुत करीबी है। संबंध आज का नहीं है, 30 साल पुराना संबंध है, और मेरा उनके विभाग में लगभग 10.5 लाख रुपया फंसा हुआ है रिम्बर्समेंट का। लेकिन खाली मेरा अकेले नहीं फंसा हुआ है, मेरे जैसे 450 उद्यमी व्यापारियों जो उद्योग लगा के रखे हैं, उनका पैसा फंसा हुआ है। मैं अकेले सिफारिश करके अपना पैसा निकाल लूं क्यों? बाकी लोगों का क्या होगा?
अगर यही बात गांधी जी सोचते ना, तो जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई 200 साल से चल रही थी, हासिल कुछ नहीं हो रहा था। गांधी जी देश को आज़ाद कर दिए। गलत चीज जो है ना, उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। समाज का भला बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग किसी न किसी रूप में समाज के लिए काम करते हैं। मैं सामान बनाता हूं, पंखा बनाता हूं, और जो भी बनाया, देखिए 49 ईयर्स के एज में 45 ईयर्स मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है, कम नहीं होता है। और जो भी काम किया ना, वो आम जनता के लिए काम किया। कभी भी खास लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बनाया हूं, और कभी बनाने का सोचा भी नहीं। जो भी बनाया, आम लोगों के समस्या को हल किया। बहुत बड़े मंत्री हैं केंद्र के, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनका भतीजा, फिर वही 30 साल पुराना संबंध है। किसी भी काम के लिए और समस्या के लिए मैंने सिफारिश कभी नहीं बोला कि जरा सा चाचा से मेरा पैरवी कर दो। अगर चाचा से वो पैरवी कर देगा, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे पैरवी नहीं चाहिए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो। आप देखिए ये लोग कितना गलत काम करते हैं मेरे साथ। आप अगर आप इस केस की डिटेल को नहीं जानते हैं, तो आप कृपया, अगर आपसे अनुरोध है कि सावधान, बैंक लोन कभी नहीं, वॉल्यूम 1 को जाके देख लीजिए। मैंने डिटेल पे चर्चा की है। ये लोग बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, ये प्राइवेट बैंक वाले। और नाम लेने में कोई गुरहेज नहीं है। आईसीआईसी बैंक के कर्मचारी, इनके ऊपर तो फेरिस्त है केसेस का, धोखाधड़ी का, घोटाला का। आप सोचिए ना, इनका सीईओ कौन नहीं जानता है, सीईओ कम मैनेजिंग डायरेक्टर। और बाकी लोगों के ऊपर थोड़ा सा गूगल कीजिए ना, आपको भर भर के रिपोर्ट्स पड़ा हुआ है। अभी हाल का मार्च 2020 का रिपोर्ट है, फरवरी 2020 में भी रिपोर्ट है। 7 आदमी अरेस्ट हुआ था आईसीआईसी बैंक का। द हिंदू में रिपोर्टिंग है। सब का मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ ट्रायल के लिए। और देखिए, इसमें जो 9 अभियुक्त है ना बैंक के, मैं उनका जरा नाम लेना चाहता हूं। ये कौन लोग हैं, इसको पहचानिए ठीक से। बॉम्बे के नोडल ऑफिसर विनायक मोड़े, इनका नाम तो जज साहब ने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है, एकदम ऑर्डर में स्ट्रिक्ट इनका नाम दिया हुआ है। दूसरा, 3 स्टेट के कलेक्शन के हेड वीरेश शर्मा, इनका भी नाम जज साहब ने ऑर्डर शीट में लिखा है। सोचिए। इसके अलावा कोलकाता के 2, एक सेल्स के हेड, सेल्स के एक हेड हैं सब्यसाची वासु, और एक क्रेडिट के हेड अमित मुखर्जी। अब आइए पटना। 2014 से यह मामला शुरू हुआ है। इसके मुख्य अभियुक्त कौन है? वो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो स्टेट बैंक से मेरा डिटेल निकाल के मुझे कांटेक्ट किया, वो मुख्य अभियुक्त है। उसका नाम है मिथिलेश कुमार मिश्रा। 2014 में यहाँ के क्रेडिट के जो हेड थे, उनका नाम था नवीन कुमार। और जो ये सेल्स के हेड थे नवीन कुमार, और क्रेडिट के हेड थी दिव्या भारती मैडम। देखिए, दिव्या मैडम जो हैं, उस समय जब ये सारा बात किए थे ना नवीन जी, जिस वक्त, उस समय दिव्या मैडम साथ में थी, और दिव्या मैडम फोन पे सारा बात हमको एडमिट की कि मेरे सामने की बात है, ऐसा बात किया गया था। वो बोल रही हैं। अब वो बोल रही है कि ये गलत हुआ है आपके साथ। और जब इस सबूत को मैं बैंक में दिया ना, इस रिकॉर्डिंग को, तो बैंक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज वो दूसरे बैंक में काम कर रही है। दूसरा, 2014 के बाद 16 में आए सेल्स के हेड हुए धर्मेश कुमार, और क्रेडिट के हेड हुए आकाश अग्रवाल। अब जानते हैं, अंतिम लोन जो ये आकाश अग्रवाल दिए थे ना, उसकी छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। जब वो बैंकर्स चेक मुझे दिया था ना 30 लाख का आकाश अग्रवाल ने, तो मैं उसे सबसे नज़दीकी ब्रांच, बोर्डिंग रोड में जो आईसीआईसी बैंक का ब्रांच है, चूंकि देखिए बैंकर्स चेक था 30 लाख का था, और मैं वहाँ ऑटो से गया था, क्योंकि मेरे रोड में गली में नाला का काम चल रहा था, गाड़ी निकल नहीं सकता था, तो मैं ऑटो से गया था।
और बैंकर्स चेक भी ऑटो में कैरी करके लाना मैं उपयुक्त नहीं समझा, कहीं कुछ गिर जाए कुछ भी हो जाए। तो नज़दीकी ब्रांच बोर्डिंग रोड ब्रांच था, मैं वहाँ जब जमा करने गया तो जो कैशियर होते हैं ना, जो चेक लेते हैं डायरेक्ट, चूँकि मेरा ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट था तो डायरेक्ट चेक क्रेडिट हो जाता ऑनलाइन तुरंत 2 मिनट में। तो जैसे मैंने दिया ना, वो मैडम बोली कि ये हाई वैल्यू चेक है, इसमें सिंगल सिग्नेचर से काम नहीं चलेगा, इसमें एक सिग्नेचर और चाहिए बैंक के अधिकारी का, क्योंकि वो हाई वैल्यू चेक था। मैंने देन एंड देयर वहीं से आकाश अग्रवाल को फ़ोन किया कि देखिए आकाश जी ऐसा ऐसा है, इसमें ये एक सिग्नेचर और। आकाश जी जानते वहाँ से क्या बोले कि देखिए संजीव जी, आपको 2 लाख रुपया का और इंतजाम करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें एक सिग्नेचर हमने छोड़ रखा है। 2 लाख रुपया। हम बोले भाई किस चीज़ का है, बहुत आप नहीं समझिएगा, स्टाम्प फीस है, ये है वो है, आपको 2 लाख मतलब देना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आता है तो मैं आदमी भेजता हूँ, आप बैंकर्स चेक को उसको दे दीजिए, वो साइन करा के आएगा, आप उसको 2 लाख दे दीजिएगा। हम बोले 2 लाख हम यहाँ कहाँ से दे देंगे? तो कहा कि आप उसका चिंता मत कीजिए, आप जो कैशियर हैं उनको फ़ोन दीजिए। कैशियर को हम फ़ोन दिए, कैशियर बोली हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब उसका कैशियर क्या की कि हमको एक वो प्रिंट आउट से चेक निकाल के दी, प्रिंट आउट से साथ ब्लैंक चेक। अब बोली कि इसको 2 लाख का आप भर दीजिए। और उधर से तुरंत आया, क्योंकि बगल में उनका हेड ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे। आया एक लड़का, बैंकर्स चेक लेके गया और साइन करा के लाया और 2 लाख रुपया हार्ड कैश लेके चला गया। ये एक तरह का नजायज था। अब मैं उसके चुंगल में था, नहीं देता तो वो भी 28 लाख मेरे हाथ में नहीं आता। कई लोगों से पैसा लेके 1 साल से मैं EMI भर रहा था, EMI भी मेरे ऊपर नजायज लगाया हुआ था ना। मेरा ITR 5-6 लाख का और EMI 23 लाख का चल रहा था। कैसे कैसे मैं किसी तरह से EMI लेके, चूंकि ये बोल रहे थे कि मैं करता हूँ फाइनेंस, करता हूँ। अब बात किए थे क्या फाइनेंस करने का, हमेशा बात करते थे कि 50 लाख दे दूंगा, लेकिन देते थे कम। मैं किसी भी तरह, और अंत में क्या हुआ, क्या बोले कि नहीं अब हम लोग इसके बाद फाइनेंस नहीं करेंगे। तब मैं कंप्लेन पे आ गया। जब जब कंप्लेन मैं करता था 2014 से, ये हमेशा मेरे को फाइनेंस करते थे। जरूरत थी मात्र 75 लाख की, और ये बिजनेस से आज मैं कम से कम भाई साहब 25 करोड़ रुपया का मालिक होता है। और बिजनेस बहुत बड़ा रहता, हजारों वर्कर इसके अंदर खट रहे होते। जब 25 करोड़ मुझे मुनाफा होता ना, तो इससे टैक्स से गवर्नमेंट को कम से कम 40 करोड़ आता। मेरा मुनाफा 10 से 15% या 12% पकड़ लीजिए, कुछ पैसा टैक्स रिइंबर्समेंट से आ जाता, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स इसके ऊपर 18% था। 15.5% वैट के ज़माना में था, और जब GST आया तो 28% हुआ, फिर 18% हुआ। मतलब गवर्नमेंट को भी कम से कम रेवेन्यू लॉस हुआ होगा इस पूरे ICICI के प्रकरण में, तो कम से कम 50 करोड़ का लॉस हुआ होगा। हमारा क्या क्या लॉस हुआ अब मैं आपको सामने रखता हूँ। मेरा तो 25 करोड़ तो ऐसे, लेकिन देखिए मनी से मनी जनरेट करता है। मैं सीधा जोड़ता हूँ कि एक पंखा पे 100 रुपया का मुनाफा, कुछ टैक्स से पैसा आ जाता है, रिम्बर्समेंट जो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है उससे, जो कि पैसा आज अटका हुआ है 10.5 लाख रुपया, और GST का तो पूरा रुका ही हुआ है। वो आज तक वो भी रुपया मिलता तो आज मेरी ये दयनीय स्थिति नहीं होती। देखिए एक तो वो नुकसान है, 100 रुपया पंखा, 8 घंटा पे प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000, डबल शिफ्ट में कारखाना चले तो 2000 पंखा, यानी 2000 गुना 100, सीधा हिसाब है भाई 2 लाख रुपया रोज की नेट प्रॉफिट। ये है, छोटा रकम नहीं था, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसीलिए इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं कि इस इंडस्ट्री को आप लोग बिल्कुल लगाइए। अकेले नहीं लगा सकते हैं, 10 आदमी मिल के लगाइए, 20 आदमी के साथ पार्टनरशिप कीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा कारोबार है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस कारोबार से दिल्ली के पहाड़गंज के तरफ जितनी भी 3 सितारा होटल आप देख रहे हैं ना, अधिकतर पंखे वालों की है। ये सब पंखे के कमाई से बड़े बड़े होटल। और जब पहाड़गंज नई दिल्ली का सोचिए कि जगह का क्या कीमत होगा, और 3 स्टार होटल सब है। यही सब हमको प्रोत्साहन हमको यहीं से आया था, इंस्पायर हम वहीं से हुए थे कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है और रोजगार ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को देता है, बहुत बड़े पैमाने पे। ये कितना बड़ा नुकसान, ये आज मेरे ऊपर
जो काम ये 75 लाख में होता और ये लोन इनका मैं 6 महीना में चुका देता, क्योंकि इतना हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री था, 6 महीना बहुत था। लेकिन वन टाइम पैसा न देके ये 5 साल में 7 बार फंड कर रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रक खरीदने जाते हैं, आपको पता चला एक बार इंजन दे रहा है, एक बार चक्का दे रहा है, एक बार डाला दे रहा है, आपका ट्रक 5 साल में पूरा होगा और आप कर्ज के बोझ में तल दबे हुए हैं। ये पैसा आपको बार बार देता है ईएमआई भरने के लिए, ताकि इसका नजर आपकी प्रॉपर्टी पे है। कितनी खराब बात है। सरकार को चाहिए, मैं सरकार से अपील करता हूं, इस बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा घोटाले का केस है, इसको सर्च कीजिए। मैं सरकार के तमाम आला अधिकारियों पे अपनी बात रखना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय तक बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री हैं उन तक इस बात को लाना चाहता हूं। आप इसकी जांच करवाइए। ये लोग बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति, किसी का सोना पे गोल्ड लोन देते हैं और सोना उसका बदल देते हैं। ये देखते हैं कि किसी के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, उसके खाते से पैसा निकालना चालू कर देते हैं। इनका इंश्योरेंस के घोटाला का तो लंबा लंबा कहानी है। हमने काफ़ी प्रिंट आउट निकाल के रखा है, इतना निकाल के रखा है ना कि कोर्ट के ट्रायल में बहुत काम आएगा। और आप लोग को भी इसकी जानकारी चाहिए, आप मुझसे मांगे, मैं व्हाट्सएप पे सारे का फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा। इनके वकील भी आपराधिक प्रवृत्ति का काम किए, मेरे साथ हाथापाई किए। मुझे बुलाया इन्होंने, क्या किस लिए बुलाया? सेटलमेंट करने के लिए। मैंने क्या कहा कि सेटलमेंट मामला कोर्ट के अधीन है, सेटलमेंट कोर्ट में होना चाहिए। ये बोले कि पहले आप केस उठाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे केस उठा लें? आप बताइए तो कि सेटलमेंट के लिए आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं। मैं ये सारे मुद्दा कोर्ट में, न्यायालय में रखूंगा। जो भी होगा वो न्यायालय, चूंकि मामला न्यायालय के अधीन है, मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता हूं। भाई साहब, मैं आईएएस की तैयारी करता था, इतिहास एंथ्रोपोलॉजी मेरा मुख्य विषय था और बिल्कुल टॉप, इतनी अच्छी तैयारी थी, टॉप 10 में नाम आता। लेकिन चूंकि आईएएस की नौकरी के ऊपर में कुछ देखा, कुछ उस वक्त का नाम बताना उचित नहीं है, मैं ख्याल ड्रॉप करके वापस से बिजनेस में आ गया। देखिए, मेरी दोनों बेटी टॉप की 12वीं के एग्जाम में। बड़ी बेटी 2018 में टॉप की, छोटी बेटी 2019 में टॉप की। स्कूल ने उन्हें इनाम दिया, हिंदुस्तान में इंटरव्यू छपा, मीडिया में खबर आया। उसके बावजूद कितना दुख का बात है, मैं दोनों को कॉलेज में नहीं डाल सका। नंबर सुनिए, बड़ी बेटी का 94.4%, छोटी बेटी का 94.2%। दोनों स्कूल की टॉपर है, दोनों बैठी हुई है और उसी 12वीं के किताब को पढ़ के दोनों सीए फाउंडेशन का एग्जाम दी और दोनों एग्जाम निकाल पास कर गई। लेकिन उसके बाद का स्टेज जो होता है ना, इंटरमीडिएट का, उसमें महंगा महंगा कोचिंग चाहिए, महंगा महंगा बुक्स चाहिए। मेरी आर्थिक स्थिति इन्होंने बर्बाद कर दी है। एक ऐसे एमएसएमई को इन्होंने बर्बाद किया है, एक ऐसे बिहारी को बर्बाद किया है जो बिहार में पहला बार सीएनसी फैन का यूनिट लगाया था, हिम्मत किया था। कई एक मशीन मुझे खुद से बनाना पड़ा, क्योंकि पैसा ये देते थे और आधा से बेसी पैसा ये ले लेते थे। और एक डर की जिंदगी में 5 साल से जी रहा था। डर बहुत खराब चीज होता है, डर। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, भाई साहब, कभी भी ना खुले आंखों से ना सपने में बैंक के लोन के तरफ बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए, अब डीआरटी के वकील साहब जो फोन किए कल, वो क्या बोले कि अगर आप कल को ये 13(4) का नोटिस देगा। 13(4) का नोटिस क्या होता है? आपके प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। उसमें 45 डेज का टाइम रहता है अपील में जाने का। और डीआरटी कोर्ट में वकील साहब बोले कि आपको कोर्ट फी खाली 45,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। सोचिए, जो आदमी का 2 साल से ये जो ऊपर का दांत है ना, इसका 7वां दांत रूट कैनाल करवाने के लिए मैं गया था। 4,000 डॉक्टर साहब बोले थे। मैं डॉक्टर साहब बोले कि हम बोले कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कीजिए कि दर्द नहीं हो। बोले कि पहले तो हम इसको ओपन करेंगे नीचे से दांत को, उसके बाद उसके अंदर से सारी गंदगी को निकालेंगे। हम बोले कि डॉक्टर साहब इसका क्या लगेगा? तो इसका 1,000 लगेगा। और वो बोले कि फिर 3,000 रुपया कैप बनाने का लगेगा। हम बोले डॉक्टर साहब ये 1,000 रुपया पकड़िए, फिलहाल इसको ओपन करके छोड़ दीजिए, हम इधर से खाना नहीं खाएंगे। आज 2 साल से मैं इधर से खाना खा रहा हूँ।
और कभी काल कुछ खाना चावल वगैरह जब इसमें घुस जाता है तो उसे निकाल देता हूँ। दर्द हल्का हल्का रहता है। 2 साल से भाई साहब ये एमएसएमई जो आज 25 करोड़ का मालिक होता, आज 3,000 का कैप अपने दांत में नहीं लगवाया है। जरा सा सोचिए कितनी कितनी दर्दनाक बात है ये। एक तरफ से खाना खा रहा है, एक मामूली सा कैप लगा देते हैं, नॉर्मल जैसे खाना खाया जाता है खाते, लेकिन उस पैसे के लिए भी हमको 3,000 बार सोचना पड़ता है क्योंकि आमदनी नहीं है। और ये स्टेट बैंक का जो इंश्योरेंस वाला मैटर, ये बिल्कुल काम को जो भी चल रहा था, समझिए कि मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने जो भी आर्थिक मदद किया और जो मैंने एलईडी बल्ब बनाया, वो भी सही पूछिए तो मट्टी हो रखा है इस वायरस के चलते। अगर वो भी बिक जाता ना तो 2 पैसा आता, कम से कम उसका पैसा तो लौटा देते। माने वो भी सपोर्ट काम नहीं आया। कितना दुख का बात है। कैसे कैसे। और आज भी इसी बिहार के, गुवाहाटी के और भुवनेश्वर के कई व्यापारी भाइयों का कुछ ना कुछ बकाया पड़ा हुआ है। चाहे गुवाहाटी के मित्र हों, चाहे कटक के हों, भुवनेश्वर के हों, बिहार में तो भरे पड़े हैं। बिहार में थावे है, बेतिया है, गोपालगंज है, क्या हम कहें, सीवान है, मैंने कहाँ पैसा नहीं, दरभंगा है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, अररिया है, मैंने कहाँ पैसा नहीं पड़ा हुआ है, किस जिला में नहीं पड़ा हुआ है। अगर वो लोग भी आर्थिक सहायता के रूप में मेरा ही पैसा हमको दे देते, बहुत काम आता आज की डेट में। देखिए साहब, ये बैंक का चक्कर वाकई देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। गए, लोन ले लिए, मकान बनाना चालू कर दिए, और अगर आप प्राइवेट में या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, बैंक एम्प्लॉय नहीं हैं, आज यही 2 लोग को पेमेंट मिल रहा है, आप ईएमआई देना मुश्किल हो जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, मेरा मामला तो अलग है, मेरे साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है, धोखाधड़ी का मुकदमा केस में है, इनको रुकना चाहिए, कानून के हिसाब से इनको रुकना चाहिए। पहला बात, आरबीआई के गाइडलाइन का धज्जी उड़ा के ये लोन करते हैं। किसी की आमदनी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी तरह अपने लक्ष्य को पाना, अपने टारगेट को अचीव करना। मिशन 75 करोड़ धर्मेश जी के चैम्बर के बोर्ड में लिखा हुआ था, अब नाम ले रहा हूँ आज, मिशन 75, मैंने फोटो खींच के मोबाइल पे रखा हुआ है, मिशन 75 करोड़। और इस 75 करोड़ के मंथ एंड के टारगेट को पूरा करने के लिए इन लोग को सबसे आसान समझ में आता है, जो नेशनलाइज बैंक में जो हाउसिंग लोन चल रहा है उसके कस्टमर को पकड़ो और उसके कस्टमर को 10-20 लाख रुपया का प्रलोभन दो कि और लोन ले लीजिए। स्टेट बैंक क्यों मुझे 23 लाख या 33 लाख तक ही दे के उसके बाद नहीं दिया? वो जानता था कि इनकी आमदनी जो है उसके हिसाब से उसने ईएमआई सेट किया था। इनके लोन लेने से तो मेरी आमदनी जो भी थी वो भी खत्म हो गई, मेरा जो भी स्टेबलाइजर का काम था वो भी बंद हो गया, इसलिए कि मैं अकेला आदमी था ना। एक बिजनेस को खत्म करने के बाद दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं था। 25 लाख का मशीन का जरूरत था, 75 लाख का बात करके दिया 13 लाख। यही धोखा। और उसके बाद मेरी आमदनी को बैलेंस शीट फॉल्स बनवा के, फॉल्स माने एडवांस टैक्स जमा करवा के, मेरी आमदनी भी मान लीजिए इनकम टैक्स में दिख रहा है 6 लाख, 23 लाख का ईएमआई लगा दिया। ये जानता है कि हम कोर्ट कचहरी में नहीं टिकेंगे, वो हमको डराने और धमकाने के काम में लगा हुआ है। अब ये 13(4) का नोटिस के द्वारा कोशिश करेगा प्रॉपर्टी को अटैच करने का। ये नहीं, मेरे वकील साहब बोले कि ये बिल्कुल इलीगल वे में काम कर रहा है, ऐसे बैंक का लाइसेंस सीज हो जाना चाहिए। कुल मिला के देश के वैसे जनता को ये धोखा देता है, जो जनता जो है ना, ये वही जनता है जो प्रधानमंत्री को चुनता है पूरी बहुमत के साथ, ये वही जनता है। और इनका टारगेट वैसे ही लोग होते हैं। आज इस वायरस के युग में कई लोगों का काम खराब हो पड़ा है और ये कई लोगों के साथ गलत करेंगे। और जानते हैं, मेरा प्रॉपर्टी का रियल वैल्यूएशन 5-6 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग ये दिखा रहे हैं बढ़ा बढ़ा के, जो ईएमआई पे ईएमआई लगाए हुए हैं 1,60,00,000 रुपया, जिसके लिए हमको डीआरटी में अपील में जाने के लिए 45,000 रुपया कोर्ट फी देना पड़ेगा।
जिसके लिए मैं परेशान हूँ, कैसे दूंगा मैं। और पता चल रहा ये है कि ये लोग इतना गंदा हरकत करते हैं कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ भी रहे, ये बस अपने लोन के वैल्यू के बराबर कीमत लगा के आपके प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहेगा। किसी भी तरह इसको अपना लोन का पैसा आ जाए, यानी आप हो जाएंगे सड़क पे। ऐसे लोगों को कैसे पनाह मिल रहा है? आप जरा सा देखिए, फ्रॉड में ये लोग भारत में नंबर 1 है। इनके ऊपर लगाम नहीं, ये भारत के कानून में नहीं आते हैं क्या? इनके ऊपर देश का कानून नहीं है? हमारे वित्त मंत्री को सोचना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि इस तरह से एक एमएसएमई, जिस एमएसएमई को बचाने के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, डेली मीटिंग हो रही है, डेली अनाउंसमेंट हो रहा है कि कैसे एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई कोई छोटा चीज नहीं होता है। इसी एमएसएमई से बड़े बड़े कारखाने की चक्की चलती है। हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल वाले सीट लेते हैं, तभी बड़ी बड़ी इकाइयां चलती हैं। जो लोग शेयर बाजार में, वही लोग होता है जो रॉ मटेरियल बनाने वाले को रॉ मटेरियल देता है, वही लोग शेयर बाजार में लिस्टेड होता है, उन लोगों का कारखाना। हम लोग जैसे लोगों को आज बर्बाद, आप ऊपर लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और ये ऐसे बैंक के लोग धोखाधड़ी करके हम लोगों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मीडिया में ये चर्चा होनी चाहिए। मीडिया के कई बंधु, मेरे मोबाइल में कम से कम 150, कोई भी भारत का ऐसा मीडिया नहीं है जिसके रिपोर्टर, जिसके एडिटर का व्हाट्सएप नंबर मेरे मोबाइल पे हो। सबका है लगभग। अब मैंने शुरुआती दौर में जब मैं पहला वीडियो डाला था, आज से 2 महीना पहले, मैंने सब लोगों को अप्रोच किया था, केस का पूरा डिटेल दिया था, कोर्ट के कॉग्निजेंस का ऑर्डर का कॉपी दिया था। उसके बावजूद भी कई रिपोर्टर ने दबे स्वर में बोला कि साहब आप दम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन खबर नहीं चलेगा ना साहब। जानते हैं क्यों? यही एकमात्र बैंक है जो विज्ञापन देता है। कितना शर्म का बात है। हम जैसे लोग कुर्बान हो जाएं? हमारी आवाज न्यायालय में, ठीक है न्यायालय में न्याय मिलता है, लेकिन वक्त कितना लगता है, और इसी वक्त जो देरी होता है ना, इसका फायदा ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। ये जानते हैं वो तो अभी इधर जाएगा तो हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वो बोलता हाई कोर्ट में भी ये पहुंचेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और इधर इसके प्रॉपर्टी को धमकाने का कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। माने आप समझिए कि मैं जिंदा हूं, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। मैंने अपना 2 इंश्योरेंस कराया था। एक 1 करोड़ का टर्म लोन लिया था, जिसमें 25 लाख का मेडिकल था, जिसका किस्त 3500 रुपया मासिक देता हूं, और एक 50 लाख का टर्म लोन इंश्योरेंस कराया था। 50 लाख वाला छोड़ दिया, प्रीमियम देने 1 करोड़ भी। अगर किसी भी कारण से, देखिए पूरी रात कल मैं जगा हुआ था, पूरी रात। आज का वीडियो का विषय कुछ और था। आज मैं सीलिंग फैन के रॉ मटेरियल पे डिटेल चर्चा करके बताने जा रहा था कि किसका क्या कीमत है और कहां से मिलेगा, लेकिन कल के बातों के चलते रात भर नींद नहीं आया, और मजबूर होके मुझे मात्र एक ही सहारा है आप लोग का। आप लोग के आके चूंकि परिवार में मैं, अपने माता पिता काफ़ी वृद्ध हैं, जो बाबूजी हैं वो बाईपास सर्जरी हो चुका है, पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक से चल तक नहीं पाते हैं। माँ खुद व्हील चेयर पे चलती है, और परिवार में इस सब परेशानी को बता दूंगा ना, लोगों की नींद उड़ जाएगी। मेरी नींद रात भर उड़ी भी थी। मैं सोचा चलो सुबह होता है, मैं इस बात का जिक्र आपके लोग के सामने रखूंगा। आप लोग से मैं एक मदद चाहता हूँ, और अगर आप सामर्थ हों तो थोड़ा, अगर आपको लगता है कि कुछ भी पैसे से भी अगर मदद कर सकते हैं। अब मुझे 45,000 का इंतजाम करना है। डीआरटी में अपील में तो जाना पड़ेगा किसी भी तरह से। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पिताजी का बैंक अकाउंट का नंबर का डिटेल डाल देता हूँ, IFSC कोड के साथ। आपको जो भी इच्छा करे, जो भी रकम छोटा से छोटा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तो सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात, ये मदद दान के रूप में हमको नहीं चाहिए, सर भी नहीं झुकना चाहिए और मदद भी मिलना चाहिए। आप जो भी हमें मदद कीजिए करेंगे, हमें उसका डिटेल व्हाट्सएप में ज़रूर डालिए अपने नाम और अकाउंट नंबर के साथ। जब भी मेरी स्थिति सुधरेगी, मैं बिल्कुल आपका पैसा लौटाऊंगा।
उसकी चिंता मत कीजिएगा, चाहे वह 1 रुपया हो या कोई भी रुपया हो, मैं आपके खाता में वापस जमा कर दूंगा। आप जो भी रकम डालेंगे बिल्कुल हम व्हाट्सएप में लिख के दीजिए कि मैंने इतना अमाउंट, से पता चल जाएगा कि आपका ये पैसा आया, और आप अपना अकाउंट नंबर हमको दे दीजिए। उसमें मैं उसको कंप्यूटर में दर्ज करके रखूँगा, मदद का अकाउंट एक बना के रखूँगा, और बिल्कुल आपको एक दिन लौटाऊंगा। और दूसरी मदद आप यही कीजिए कि देखिए, यूट्यूब से पेमेंट आपको नहीं मालूम है, पहले कुछ लोग को मिलता था पैसा, लेकिन फेसबुक के बाद से पेमेंट बहुत कम गया, एकदम नॉमिनल पेमेंट है। मतलब पता नहीं, हमको तो 3 साल में, सही पूछे तो मैं बोल रहा हूँ 221 डॉलर मिला 3 साल में जाके। 16,200 से क्या, लेकिन मिला तो वो वक्त में मिला जिस समय ये लॉकडाउन होने वाला था। और जैसे लॉकडाउन होने वाला था वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उसी पैसा से मैं राशन ला के रख दिया था, बहुत काम आया। लेकिन जो भी हो, आप कम से कम मेरी बातों को 5 आदमी टारगेट रखिए, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी तक शेयर कीजिए। बस ये 5 आदमी भी मेरे में वीडियो देखेंगे ना, तो वो भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं मत कीजिए, कोई ना कोई ज़रूर कर सकते होंगे, अगर उनके दिल में भावना आएगा वो करेंगे। जो नहीं कर सकेंगे, देखिए आप बिल्कुल मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो 5 आदमी तक मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा। देखिए, मेरा टॉपिक है, जो भी बैंक रिलेटेड डेवलपमेंट होगा मैं आपके सामने बिल्कुल लाके रखूँगा। ये कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, अनुभव मुझे मिल रहा है, इसका फ़ायदा आप लोग को भी मिलना चाहिए। आप लोग देखिए कि एक बैंक लोन लेने के बाद क्या क्या स्थिति से, मेरा मामला बिल्कुल अलग है, धोखाधड़ी बैंक वालों ने मेरे साथ किया है, लेकिन आम मामला अगर मामूली जितने लोग हैं, अधिकतर लोगों का लोन आज के डेट में खराब होगा, और सबके साथ ये लोग किस तरह का बर्ताव करेंगे वो देखिए। मानसिक रूप से मैं डायबिटिक हो गया, मैं दांत में सोचिए कैप नहीं लगा पाया आज तक। मेरी बेटी कॉलेज का दर्शन नहीं की, उसके जितने भी दोस्त हैं वो लोग सब कॉलेज में गई। जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आदमी पढ़ाएगा। बोलते हैं कि उद्योग लगाना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन लगाने के बाद नतीजा देखिए क्या है, कितना डिटेल में। आप अगर मेरा वीडियो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है, कृपया कर सावधान बैंक लोन कभी नहीं वॉल्यूम 1 से देखना चालू कीजिए। बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है घर घर में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हर कोई नौकरी के लिए नहीं जाए, मालिक बनने की तरफ। अंत में फिर से मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।